तो मित्रों, जीएसटी की नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम देख चुके थे जो है आईजीएसटी के बारे में हमने समझा था, और यूटीजीएसटी, सीजीएसटी इनके बारे में समझा था कहाँ पे लगती है, सीजीएसटी एसजीएसटी के बारे में समझा कहाँ लगती है। तो वो सारी चीज़ें हम पिछली क्लास समझ चुके थे। आज पढ़ेंगे हम लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क से स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास नहीं देखी तो देख लेना, प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है मैंने, उसमें सारी क्लासों के लिंक मिल जाएंगे। तो भाई, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि कानून कौन कौन से बने हुए हैं जीएसटी के लिए, कानून और कौन कौन से बने हुए हैं, यानी कि लॉज, और वो जो कानून है वो किस पे लागू होंगे। बस ये इतना सा है, ज़्यादा कोई कठिन इसमें है नहीं। तो इसमें बोला हुआ है भाई, ये इंस्टीट्यूट की किताब है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ये बुक है जो कि फ्री में अवेलेबल रहती है ऑनलाइन, तो इसीलिए मैं इस बुक का उपयोग करूंगा। और मेरे ख्याल से दी बेस्ट बुक है जीएसटी पे, किसी भी और ऑथर की बुक से ये बढ़िया बुक है। इससे पढ़ोगे सब कुछ समझ में आएगा। तो इसी बुक को हम लेके चलेंगे रेफरेंस के लिए, वर्ड बाय वर्ड इस बुक को कवर करूंगा। और क्योंकि इस बुक को फ्री में डाउनलोड कर सकता है हर कोई, तो वो डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। और फिजिकल बुक खरीदनी तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से या फिर उनकी किसी भी ब्रांच से खरीद सकते हो। तो भाई, देयर इज सिंगल लेजिस्लेशन सीजीएसटी एक्ट 2017 फॉर लिविंग सीजीएसटी। तो इसका मतलब ये है कि भाई सीजीएसटी लगाने के लिए तो एक ही कानून है, वो है सीजीएसटी एक्ट 2017 यानी 2017। सीजीएसटी एक्ट 2017 से सीजीएसटी लगता है। यूनियन टेरिटरी में जो जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है ना, लेजिस्लेचर जिनमें नहीं हो, यानी कि विधानसभा जिन यूनियन टेरिटरी में नहीं है, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, दो यूनियन टेरिटरी ऐसी जिनमें विधानसभा है, बाकी किसी में विधानसभा नहीं है। तो वहाँ पे कौन कौन सी की बात कर रही है? जैसे कि अंडमान एंड निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, लद्दाख हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, दमन दीव हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पे विधानसभाएं नहीं है। तो वहाँ पे यूटीजीएसटी एक्ट 2017, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट 2017 वो अप्लाई होगा, ठीक है। और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद देयर ओन लेजिस्लेचर, यानी कि बाकी सारी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी भी कौन सी? जिनमें विधानसभा हो। और कौन सी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है? एक तो दिल्ली है, दूसरी पुडुचेरी है। तो इनमें जैसे कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर भी है जो कि यूनियन टेरिटरी है, उसमें भी विधानसभा है। तो इन तीन स्पेसिफिक यूनियन टेरिटरी में और बाकी सारी स्टेट्स में कौन सा लगेगा? एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। एसजीएसटी अप्लाई होगा। तो ये तीन चीज़ों के बारे में बताया गया। सीजीएसटी का तो एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट 2017, और यूटीजीएसटी का भी एक्ट है, यूटीजीएसटी एक्ट 2017। यूटीजीएसटी कहाँ पे लगेगा? उन यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी में लगेगा जहाँ पे खुद की विधानसभा नहीं है। और बाकी जो जिन यूनियन टेरिटरी में खुद की विधानसभा, वहाँ पे क्या लगेगा? वहाँ पे लगेगा एसजीएसटी। और बाकी स्टेट्स में भी क्या लगेगा? एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। अब देखो, इन लद्दाख सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इन दिल्ली सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड बोथ। तो ये लद्दाख और दिल्ली का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। लेकिन लद्दाख में जो है खुद का स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहाँ पे क्या लगेगा? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। लेकिन दिल्ली में खुद का स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा है, तो वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी दोनों में लग रहा है, बदला क्या है? सिर्फ यूटीजीएसटी और एसजीएसटी। तो एसजीएसटी सिर्फ वहां लगता है या तो वो कोई स्टेट हो या फिर यूनियन टेरिटरी जिसमें विधानसभा हो, तो वहां पे एसजीएसटी लगेगा। अदरवाइज यूनियन टेरिटरी जिसमें विधानसभा नहीं, वहां पे यूटीजीएसटी लगाया जाएगा। अब देखो क्या लिख रहा है, दो देयर आर मल्टीपल एसजीएसटी लेजिस्लेशंस, द बेसिक फीचर ऑफ लॉ सच एज चार्जेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल इवेंट एंड टैक्सेबल पर्सन, classification and valuation of goods and services, procedure for collection and levy of taxes, the like are uniform in the SGST legislations as far as feasible. This is necessary to preserve the essence of the dual GST. अब देखो, समस्या ये थी कि भाई एसजीएसटी एक्ट जो है ना, एसजीएसटी एक्ट यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, ये हर स्टेट का अलग अलग है, डिफरेंट स्टेट का अलग है। राजस्थान का अलग है, हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, जम्मू कश्मीर तो यूटीजीएसटी हो गया, जम्मू कश्मीर भी एसजीएसटी लगता है, वहाँ का अलग है, और बाकी स्टेट का अलग है। तो अगर सभी अपना अलग अलग बनाएंगे और सभी उसमें प्रोविजन भी अलग अलग बना लेंगे, तो फिर तो जीएसटी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि सब में अलग अलग टैक्स लगेगा, अलग अलग टाइप से लगेगा, तो फिर जीएसटी एक कॉमन टैक्स कैसे हुआ? तो यहाँ पे यही बोला है कि भाई बहुत सारे जो प्रोविजन है, मेन जो प्रोविजन, जैसे चार्जेबिलिटी का प्रोविजन हो गया, टैक्सेबल इवेंट की डेफिनेशन का प्रोविजन हो गया, टैक्सेबल पर्सन का जो डेफिनेशन होगा उसका प्रोविजन हो गया, क्लासिफिकेशन का हो गया, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स का प्रोविजन हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज का, प्रोसीजर फॉर कलेक्शन एंड लेवी ऑफ टैक्स, टैक्स कैसे कलेक्ट होगा, कैसे लगाया जाएगा, उसका जो प्रोसीजर हो गया, और बाकी जो सारे प्रोसीजर दिए हुए, ये लगभग सारे स्टेट्स के जीएसटी के कानून में समान है, ताकि एक सिमिलरिटी बनी रहे, वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट जो है हम वो पूरा कर सके। तो इसलिए वो सारे के सारे एक जैसे रखे गए हैं, ठीक है, ओके। अब भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई
अब बहुत सारे सामान होते हैं, जैसे अभी मेरे हाथ में ये पेन है, ये टैबलेट का पेन है, ये माइक्रोफोन है, मेरे नीचे ये टैबलेट है, सामने लैपटॉप पड़ा है, इधर ये रिकॉर्डिंग वाली जो है मशीन पड़ी है, ऑडियो इंटरफेस पड़ा है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें दुनिया में मिलती है। तो हर चीज़ पे अलग तरीके से टैक्स लगता है, अलग रेट पे टैक्स लगता है, और किस चीज़ पे कितने रेट से टैक्स लगेगा, उसका वैल्यूएशन क्या होगा, वो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो अब वो चीज़ को क्लासिफाई कैसे किया जाए, यानी उसको बांटा कैसे जाए। अब हम तो कोई चीज़ को बहुत सारे नामों से बुला सकते हैं, लेकिन टैक्स में जो सिस्टम है बांटने का, वो है कि भाई HSN के सिस्टम पे बांटा जाता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये टैक्स वालों का खुद का एक सिस्टम है, जिसमें वो हर चीज़ को नंबर दे देते हैं, मतलब फिक्स हर कैटेगरी की चीज़ों के नंबर और कोड फिक्स किए हुए हैं। उस कैटेगरी में जो भी चीज़ आएगी उसको वही कोड मिलेगा। ये वाला सिस्टम जो है ना, HSN वाला, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, कस्टम में भी ये काम में आता है। और वो इस तरीके से नहीं बांटते हैं चीज़ों को कि भाई ये पेन है, ये माइक्रोफोन है, नहीं, उन्होंने कोड बनाए हुए हैं हर चीज़ के। माइक्रोफोन की कैटेगरी में कोड बने हुए हैं, तो वो कोडों में से कोई से एक कोड में ये क्लासीफाई होगा। पेन, डिजिटल पेन की कैटेगरी में कोड बने हुए, उनमें से कोई से एक में क्लासीफाई होगा। इस तरीके से वो क्लासीफाई होते हैं, नाम से नहीं होते, वहाँ पे नंबर से चलता है काम। तो उसी नंबर सिस्टम को HSN बोलते हैं, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। और ये जो है इंटरनेशनल सिस्टम है, सारे देशों में एक जैसा नंबरिंग सिस्टम ही काम में लिया जाता है, ताकि कोई भी देश में आप जाओ, चाहे वो भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे अमेरिका में हो, तो वहाँ पे सेम नंबर काम में लिया जाएगा, ताकि वहाँ पे सेम चीज़ को सेम नंबर से आइडेंटिफाई करके उसकी पहचान की जा सके। ठीक है। अब ये जो HSN सिस्टम है भाई, ये यूज किया जाता है क्लासिफाइंग द गुड्स अंडर GST में क्लासिफाई करने का काम में लिया जाता है। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, चैप्टर्स रेफर्ड इन द रेट शेड्यूल फॉर गुड्स आर द चैप्टर्स ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम टैरिफ एक्ट। यानी कि जो रेट चैप्टर दिया हुआ है GST में, वो उसमें जो चैप्टर दिए हुए हैं वो कहाँ से उठा के डाले हुए हैं, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 से उठा के डाले हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी HSN सिस्टम ही काम में आता है। कस्टम में भी, कस्टम जब पढ़ोगे तो पता चलेगा, अभी तो हम पढ़ रहे हैं GST। ए न्यू स्कीम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। देखो, गुड्स के लिए तो HSN काम में आता है। ये काय के लिए काम आता है HSN? गुड्स के लिए। हमेशा पूछे ना, ये HSN सिस्टम, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये किसके लिए काम में आता है? तो ये गुड्स के लिए आता है मात्र। सर्विसेज के लिए अलग से लाया गया, उसको बोलते हैं सर्विस कोड, है ना। देखो, has been devised wherein the services of various description have been classified under various section heading groups. Each group consist of various service code, सर्विस अकाउंटिंग कोड ऐसे बोलते हैं इसको, SSC। तो सर्विसेज के लिए अलग कोड बनाए गए हैं। जैसे गुड्स में तो जो चीज़ तुम पकड़ सकते हो, बेच सकते हो, वो हो गया। सर्विस में जिसको दिखाई नहीं देती लेकिन उसके लिए पैसे लेते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये पढ़ाने की एक सर्विस होगी, टीचिंग की सर्विस हो गई, तो ये अलग एक कोड में डिफाइन की हुई है। जैसे कोई होटल इंडस्ट्री की सर्विस हो गई, वो अलग कोड में डिफाइन की हुई है। रेस्टोरेंट सर्विस हो गई, वो अलग कोड में डिफाइन की हुई है। तो कोड से काम चलता है हर चीज़ में, टैक्सेशन में कोड से चलता है काम, ना कि बोलने से। ठीक है। तो ये अलग अलग कोड बनाया हुआ और कुछ नहीं है। जैसे मान लो HSN फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, सेम तरीके से नहीं होता है। जैसे मान लो कि पेन को कोड दे दिया 6432, इस तरीके से कोड दे दिया, ठीक है, तो पेन जितने भी होंगे वो 6432 में क्लासीफाई होंगे। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये कोड, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की भाई, GST का रजिस्ट्रेशन। Every supplier of goods and services is required to obtain registration in the state UT from where he makes the taxable supply if his aggregate turnover exceed the threshold limit during a financial year। कि भाई कोई भी सप्लायर है, चाहे वो गुड्स का सप्लायर है, चाहे सर्विसेज का सप्लायर है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट बना दी गई GST में। चलो देखते हैं, GST में एक थ्रेशोल्ड लिमिट बना दी गई है। ओ भाई चलना, ओके। थ्रेशोल्ड लिमिट जो है GST में एक बना दी गई है, वो लिमिट क्रॉस जो कर देगा उसको फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं राजस्थान में हूँ और कुछ भी लिमिट जो करंटली चल रही है GST की, है ना, फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपए मान लेते हैं। 40 लाख की लिमिट चल रही है भैया, है ना, 20 लाख की लिमिट चल रही है, कहीं पे 10 लाख की लिमिट है। तो भाई जो भी लिमिट है, फॉर एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ओरिजिनल लिमिट बताई जाएगी बाद में। उस लिमिट से ऊपर मेरा टर्नओवर हो गया, ये मैंने बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया, मैंने बेचा माल इतने रुपए का, इतने रुपए का, इतने रुपए का, इतने रुपए, बेचते भाई इस लिमिट से ऊपर चला गया, ठीक है, एक साल में, तो फिर मैं जिस भी स्टेट में से राजस्थान में हूँ, तो मुझे राजस्थान में GST में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये है भाई इसकी बात। Different threshold limit have been prescribed for various states and union territories depending upon the facts whether the supplier is engaged in exclusive supply of goods or exclusive supply of services or in supply of both goods and services. The threshold limit prescribed for various state and UT are as follows. तो भाई ये बोल रहा है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लिमिट्स बताई गई है रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड का मतलब कि भाई ऊपरी सीमा, इससे ऊपर तुम्हारा टर्नओवर जाएगा तो फिर तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लेकिन सभी स्टेट में ये सेम नहीं है।
और अलग अलग कामों के लिए भी अलग अलग है। जैसे कोई आदमी सिर्फ सर्विसेज देता है तो उसके लिए अलग थ्रेशोल्ड है, कोई आदमी सिर्फ गुड्स की सप्लाई करता है उसके लिए अलग है, गुड्स और सर्विस दोनों करता है तो उसके लिए अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से बांटा गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये लग सकता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड इतना है नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या लिमिट है थ्रेशोल्ड की। तो देखो भैया, कुछ स्टेट में तो 10 लाख की लिमिट दी हुई है, कुछ स्टेट में 20 लाख दी हुई है और कुछ स्टेट में 20 लाख और 40 लाख दो दी हुई है। अभी क्या है, तो पहले तो वो स्टेट आते हैं जहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख गुड्स के लिए भी और सर्विस के लिए भी। यानी कि इन स्टेट में जिनका नाम नीचे लिखा हुआ है, इन स्टेट में चाहे तो अगला गुड्स की सप्लाई करे या फिर वो सर्विस की सप्लाई करे, यानी पूरा या तो गुड्स सप्लाई कर रहा है या फिर पूरी सर्विस सप्लाई कर रहा है या फिर थोड़ा गुड्स सप्लाई कर रहा है थोड़ी सर्विस की सप्लाई कर रहा है। मतलब क्या हो गया इसका, मतलब ये हो गया, देखो कोई मान लो कोई आदमी खुद अपनी फैक्ट्री में बिस्कुट बनाता है, बिस्कुट, ठीक है, बिस्कुट बनाता है और बेचता है। तो बिस्कुट क्या हो गया, गुड्स हो गया, गुड्स की सप्लाई हो रही है। लेकिन वही आदमी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी करता है, अपने खुद के बिस्कुट भी अपने ट्रकों से बेचता है और दूसरों के लोगों के चीजें भी अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से बेचता है, तो वो सर्विस सप्लाई भी हो गई, ठीक है। अब देखो, या तो वो बिस्कुट ही बना रहा है टोटल और उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा, तो वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है, तो भी उसके लिए 10 लाख रुपए की लिमिट होगी अगर वो इन स्टेट में होगा तो, ठीक है, जिनका नाम अपन नीचे पढ़ेंगे। या फिर वो सिर्फ सर्विस दे रहा है, यानी वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा है, बिस्कुट का बिजनेस भूल जाओ, नहीं कर रहा, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा है, लोगों के सामान को इधर से उधर पहुंचाने का, तो भी उसके लिए 10 लाख ही होगी। या फिर मान लो बिस्कुट ही बना रहा है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस दोनों साथ में कर रहा है, तो भी 10 लाख ही होगी। कौन सी स्टेट में, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। समझे, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसको याद रखने की एक तरीका है, एक ट्रिक है मेरे पास में, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को अपने एक रिश्ता होता है मामी, मामी, और मामी से जो रिश्ता जुड़ता होता है नाती का, नाती, ठीक है। तो देखो माँ मी ना ती। अब देखो, माँ से हो गया मणिपुर, मी से हो गया मिजोरम, ना से हो गया नागालैंड और ती से हो गया त्रिपुरा। मामी नाती याद रख लेना। तो ये 4 स्टेट याद हो जाएंगे जहां पे 10 लाख की लिमिट है, चाहे गुड्स की सप्लाई करो चाहे सर्विस की सप्लाई करो, चाहे गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई करो, कुछ भी सप्लाई करो, 10 लाख की मैक्सिमम लिमिट है। ओके, अब वो स्टेट की बात कर लेते हैं जहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख गुड्स और सर्विस दोनों के लिए। तो वो सेम चीज है, गुड्स की सप्लाई करो, सर्विस की सप्लाई करो या गुड्स सर्विस दोनों की सप्लाई करो। यहाँ पे जो स्टेट दी हुई है इस बॉक्स के अंदर, उनमें लिमिट जो है वो 20 लाख होगी। 20 लाख से ऊपर की जब भी तुम्हारी सप्लाई की वैल्यू होगी किसी की, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कौन कौन सी है भाई, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, तो मामी नाती तो यहाँ पे याद है, ठीक है, मामी नाती बिल्कुल याद है। अब यहाँ पे देखो, भारत का अगर किसी को नक्शा पता हो तो भारत के नक्शे में, ये देखो भारत का नक्शा है, तो तेलंगाना और पुडुचेरी इस साइड में आते हैं नीचे, तो यहाँ तो हो गए तेलंगाना और पुडुचेरी, ये याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद में भैया उत्तराखंड है, उत्तराखंड, उत्तराखंड यहाँ से पड़ता है, तो ये उत्तराखंड हो गया, ठीक है। तेलंगाना, पुडुचेरी, उत्तराखंड, ये तो याद रख लो। ओके, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, जो कि सिस्टर है, 7 सिस्टर स्टेट है, उनमें एक अरुणाचल प्रदेश है, एक मेघालय है और एक सिक्किम है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, AMS या SMA या फिर SMA, AMS, MSA, जो भी तुम बनाना चाहो वो बना लो कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। क्योंकि मामी नाती में देखो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर में है, लेकिन ये तो 10 लाख की लिमिट में आ गए। मामी नाती तो एकदम याद रखना चाहिए तुमको, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इसमें 10 लाख की लिमिट है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम, ये जो 3 है नॉर्थ ईस्ट के राज्य, इनमें 20 लाख की लिमिट है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, नीचे पुडुचेरी, तेलंगाना है और ऊपर उत्तराखंड है, ठीक है। ये याद हो जाएंगे, इनको अलग याद करो, इनको अलग याद करो। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एक, और उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना एक, ठीक है, याद हो गए। ओके, अब बाकी जो स्टेट्स है भैया, उन स्टेट्स में क्या है, इन दोनों को छोड़ के कि 20 लाख लिमिट तो सर्विस के लिए है, यानी कि अगर सर्विस कोई प्रोवाइड करा रहा है, मतलब सर्विस प्रोवाइडर है अगर जो हमारा असेसी है, जैसे मान लो होटल की सर्विस है, रेस्टोरेंट की सर्विस है, ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, टीचिंग की सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो 20 लाख की लिमिट होगी। कितने रुपए की लिमिट होगी, 20 लाख का थ्रेशोल्ड होगा। 20 लाख से ऊपर उसका टर्नओवर जाते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। या फिर वो सर्विस और गुड्स दोनों दे रहा है, जैसे यहाँ पे ना ये बिस्कुट भी बना रहा था और ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी चला रहा था, तो भी 20 लाख की लिमिट होगी। और अगर 40 लाख कब होगी, जब केवल गुड्स की सप्लाई कर रहा हो, जैसे बिस्कुट ही बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ गुड्स, बिस्कुट ही बना रहा है कुछ नहीं कर रहा, सीमेंट बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा, या फिर लैपटॉप बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, ईंटें बना रहा है कुछ नहीं कर रहा, तो गुड्स हो गए, तो उसमें 40 लाख की होगी। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश,
ऑल अदर स्टेट। इन 3 स्टेट को अलग से क्यों लिखा? ऑल अदर स्टेट में तो सब आ गए, इन 3 को अलग से क्यों लिखा इसने? इसलिए लिखा क्योंकि ये भी ऐसे लगते हैं कि स्पेशल स्टेट है जिनमें लिमिट कम हो गई। ऐसा सोच सकता है कोई कि जम्मू कश्मीर में भाई कम लिमिट नहीं है, नॉर्मल लिमिट है, ये स्पेसिफिकली बताया गया है। आसाम, क्योंकि आसाम नॉर्थ ईस्ट में आता है तो लोग सोच सकते हैं कि इसमें भी अलग लिमिट होगी, लेकिन इसमें भी कोई अलग लिमिट नहीं है, ये भी सेम नॉर्मल लिमिट में आता है। और हिमाचल प्रदेश भी लग सकता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में होगा, लेकिन वहाँ पे भी लिमिट है जो बाकी स्टेट के जैसे ही हो, और बाकी जो सारे स्टेट वहाँ पे भी सेम लिमिट है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हमने सीखा। तो भाई गुड्स की सप्लाई करो कोई, या फिर यहाँ से लिखता हूँ मैं, गुड्स की सप्लाई करो कोई, या फिर सर्विस की सप्लाई करो कोई, ठीक है, या फिर गुड्स प्लस सर्विस दोनों साथ में सप्लाई कोई कर रहा है। और अगर वो आदमी मामी नाती स्टेट से है, मामी नाती स्टेट से है, यानी कि माँ से हो गया मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, त्रिपुरा को त्रिपुरा फिर कर लेना तुम, तो वहाँ पे लिमिट है भैया 10 लाख रुपए, 10 लाख, ठीक है। और अगर जो है सेम गुड्स सर्विस और गुड्स प्लस सर्विस सेम चीज़ यहाँ पे डिट्टो लगेगी, वो अगर नीचे वाले मैंने कौन कौन से बताए थे, एक तो मैंने बताया था तमिलनाडु, एक बताया था मैंने पुडुचेरी, ऊपर बताया था उत्तराखंड, एक बताया था अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, और 2 जो थे वो फिर से देखने पड़ेंगे, जो थे सिक्किम और मेघालय, असम, है ना, सिक्किम, मेघालय। अब इसकी कोई ट्रिक बना सको, ट्रिक बनाने ला सही रहेगी, ASM कर सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर ASM याद हो जाएगा, ASM। और ये तो याद रहेगा ही, टीपू जो है वो ASM है, ठीक है, टीपू असिस्टेंट मैनेजर है, ये से याद कर लो, टीपू ASM है। तो T से तमिलनाडु हो गया, P से पुडुचेरी हो गया, U से उत्तराखंड हो गया, A का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, S का मतलब हो गया सिक्किम, M का मतलब हो गया मेघालय। मणिपुर मत कर देना M से, क्योंकि मणिपुर पहले आ चुका है, मिजोरम भी पहले आ चुका है मामी नाती में, ठीक है। तो इनके लिए भैया 20 लाख लिमिट है, कितनी है 20 लाख, चाहे तो तुम गुड्स की सप्लाई करो, चाहे तुम सर्विस की सप्लाई करो, चाहे तुम किसी की भी सप्लाई करो। और इनको छोड़ के बाकी जो भी स्टेट है उनके लिए है 20 लाख तो है सर्विस के लिए, और 40 लाख की लिमिट है गुड्स के लिए। ओके, ये भैया सिस्टम है। बाकी हो सकता है आगे पीछे क्योंकि GST काउंसिल की मीटिंग होती रहती है तो ये लिमिट चेंज हो जाए, तो जब भी तुम्हारी एग्जाम है तो एक बार देख लेना GST रजिस्ट्रेशन लिमिट, गूगल पे सर्च मार लेना, तो वो लिमिट्स लेटेस्ट लिमिट आ जाएगी, क्योंकि ये बदलती रहती है। GST काउंसिल अपने डिसीजन के हिसाब से आगे पीछे इन लिमिट्स को करती रहती है, वो देख लेना जैसे ही एग्जाम हो उसके आसपास में। ओके, ठीक है। अब आ जाती है भाई अपनी कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम जो है वो एक स्कीम लाई गई है ताकि जो लोगों का टर्नओवर कम है, जिन लोगों का टर्नओवर कम है, धंधा छोटा है, तो उनको भारी भारी GST की रिटर्न भरने के झंझट में ना पड़ना पड़े। GST में बहुत सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं, यानी कि रिटर्न दो, टैक्स ऑफिसर को सूचना दो, गवर्नमेंट को सूचना दो, ये अपलोड करो, वो अपलोड करो, सारी माथाफोड़ी से बच जाए वो लोग। इसके लिए कंपोजिशन स्कीम लाई गई जिसमें सिर्फ एक रिटर्न भरनी पड़ती है, सिंपल सी रिटर्न, और ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का झंझट नहीं है, इनपुट टैक्स का रिकॉर्ड रखने का झंझट नहीं है, सारे झंझटों से मुक्ति देकर सिंपल एकदम सिस्टम बनाया है कंपोजिशन वालों के लिए। तो उसके लिए कंपोजिशन स्कीम लेके आए हैं। देखो, इन GST रिजीम टैक्स दैट इज CGST, SGST, UTGST फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाईज एंड IGST for interstate supplies is payable by every taxable person and in this regard provision have been prescribed in the law। ठीक है कि भाई IGST इंटरस्टेट सप्लाई में लगता है, ठीक है, और CGST और SGST इंट्रा स्टेट सप्लाई में लगता है, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन अलग बात क्या है, हाउएवर फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू स्मॉल बिजनेस प्राइमरीली मैन्युफैक्चरर, सप्लायर ऑफ फूड आर्टिकल, ट्रेडर एटसेट्रा, यानी कि जो छोटे लोग हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर है, फूड आर्टिकल के सप्लायर है और स्मॉल ट्रेडर है, उनको रिलीफ देने के लिए, उनको राहत देने के लिए मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज ए सिंपलर मेथड ऑफ पेइंग टैक्सेस प्रेस्क्राइब्ड नोन एज कंपोजिशन लेवी। देखो, कंपोजिशन लेवी में सबसे मेन बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ उनको मिलती है जो सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि वो अपना माल जिस भी स्टेट में रहते हैं उसी में बेच रहे हैं, उससे बाहर नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि अगर बाहर बेचोगे तो वो इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा, और इंटर स्टेट सप्लाई पे कंपोजिशन की स्कीम उपलब्ध नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना कि कंपोजिशन की स्कीम केवल और केवल इंट्रा स्टेट सप्लाई पे है, इंटर स्टेट सप्लाई पे नहीं है। इंट्रा स्टेट पे ही उपलब्ध है, इंटर स्टेट पे उपलब्ध नहीं है, ये बात को ध्यान में रखना।
The scope of this scheme has now been extended to small service provider also. Small service provider यानी कि पहले सिर्फ गुड्स वालों के लिए कंपोजिशन स्कीम होती थी। पहले सिर्फ जो गुड्स सप्लाई कर रहा है ना, जैसे मैंने बताया बिस्कुट हो गया, सीमेंट हो गई, माइक्रोफोन हो गया, जो भी बना रहा है, सामान बेच रहा है कोई। लेकिन अभी जो है सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी कंपोजिशन स्कीम की जो है दे दी है। शुरू में नहीं थी, तो मैंने बताया ना जीएसटी काउंसिल की जैसे मीटिंग होती है तो वो नए नए फैसले लेते हैं और नए नए फैसलों को लागू कर देते हैं। तो इसलिए एग्जाम जब भी हो तो उसके आसपास में देख लेना क्या रेट चल रही है और कंपोजिशन स्कीम की जो लिमिट है क्या उसको बढ़ाया गया है या फिर घटाया गया है वो भी देख लेना। घटाई नहीं जाती है, लगभग बढ़ाई जाती है। ये कंपोजिशन आगे हम पूरा पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं क्योंकि ये इंट्रोडक्शन चल रहा है जीएसटी का। कंपोजिशन का मतलब सिर्फ ये है कि एक सिंपल स्कीम, ताकि जो जो जिनके ज़्यादा टर्नओवर नहीं है, जो ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, वो आराम से जीएसटी की अपनी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर सके। अब एग्जाम्पशन की बात आ गई भाई। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग रिलीफ टू स्मॉल स्केल बिजनेस, द लॉ ऑल्सो कंटेन्स प्रोविजन फॉर ग्रांटिंग एग्जाम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। तो भाई कंपोजिशन वालों को तो ये होता है कि उनको कम रेट से देना है और कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं भरनी, ये राहत हो गई। एग्जाम्पशन का मतलब होता है कि भाई टैक्स में छूट दे दी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब ये सरकार से सिर्फ उन चीज़ों पे देती है जिनको सरकार मानती है कि वो असेंशियल है लोगों के लिए, ठीक है। ग्रांटिंग एग्जाम्पशन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मान लो खाने पीने की चीज़ें हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, ठीक है, और इसी तरीके की जो चीज़ें हो गई जो कि रोज़मर्रा के काम में आते हैं लोगों के, जो कि मीडियम और निम्न वर्ग के लोगों के ज़्यादा काम में आती है, उन पर सरकार छूट देती ताकि उनको महंगाई का सामना नहीं करना पड़े, उनको कम टैक्स देना पड़े, तो उस चीज़ के पैसे भी कम रहे, तो वो एग्जाम्पशन दी जाती है। एग्जाम्पशन की नोटिफिकेशन निकाली जाती है, नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे, उनमें सारी चीज़ों की बातें की जाएगी पूरी डिटेल में कि कौन कौन सी चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगता, एग्जाम्पशन उपलब्ध है। अब भाई ये देखो सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका कि सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है वो जीएसटी की सबसे बड़ी जो अगर विशेषता बताऊं कैरेक्टरिस्टिक है कि फ्लो ऑफ क्रेडिट जीएसटी में एकदम बढ़िया तरीके से होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट सभी ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। तो सिंस जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, रेवेन्यू ऑफ एसजीएसटी ऑर्डिनरली अक्रूज टू कंज्यूमिंग स्टेट। अब देखो इस शब्द को पढ़ के आगे नहीं बढ़ना है, इसको समझना है। जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अब इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं, चलो नोट्स में चलते हैं। देखो जैसे मान लो ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है, RJ राजस्थान, और ये हरियाणा है, ठीक है, और ये यहाँ पे पंजाब है, हरियाणा है, पंजाब है, ये नीचे गुजरात करता हूँ, GJ गुजरात। कोई माल राजस्थान से बिका और ट्रेन में बैठ के गया, ट्रेन हरियाणा से गुजरती गुजरात में चल गई और गुजरात में उस माल को काम में लिया किसी ने। मान लो कंप्यूटर बिका राजस्थान से, हरियाणा से ट्रेन निकली और गुजरात में उस कंप्यूटर को फाइनल जो खरीदना था उसने खरीद के काम में लेना शुरू कर दिया अपने घर में या ऑफिस में, जहाँ पे भी। तो अब इसका जीएसटी किसको मिलेगा? क्या राजस्थान को मिलेगा, क्या हरियाणा को मिलेगा, या फिर गुजरात को मिलेगा? तो अभी जो हमने परिभाषा पढ़ी उसमें लिखा हुआ था कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई माल जो है, जो भी बिका है, वो किस जगह पे पहुंचा और वहां पहुंच के कहां पे वो कंज्यूम हुआ। फाइनली कंज्यूम का मतलब किसने लास्ट में उसको काम में लेने वाला, उसका लास्ट ग्राहक कहां पे था, कौन सी स्टेट में था, वो ढूंढा जाएगा। तो यहाँ पे भाई राजस्थान से तो बिका है माल, सिर्फ बिका है, तो यहाँ पे तो काम में लेने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ से तो बिका है, लेकिन वो राजस्थान से फिर बाहर चला गया, ट्रेन में था, ट्रेन हरियाणा से गई, तो भाई हरियाणा से ट्रेन गई है लेकिन माल हरियाणा में काम में नहीं लिया गया। फाइनली वो पहुंचा कहाँ पे? गुजरात में, और गुजरात में किसी ने उसको लिया, कंप्यूटर को काम में लेना स्टार्ट किया, तो भाई उसका डेस्टिनेशन लास्ट में कौन सा था? गुजरात। और कंजम्पशन कहाँ हुआ उस माल का? गुजरात में हुआ। तो उस माल का जीएसटी किसको मिलेगा? गुजरात को। यानी कि दो पार्ट होते हैं ना, एक तो होता है SGST, एक होता है CGST। ये स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। तो ये जो SGST है कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा? इस केस में गुजरात को, क्योंकि जीएसटी जो स्टेट जहां पे माल लास्ट में जाता है, जहां पे काम में लिया जाता है, उस स्टेट को दिया जाता है, ठीक है, उस स्टेट को जीएसटी में हिस्सा मिलता है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टेस्ट है। जो माल बेचता है उसको नहीं मिलता, जहां से माल गुजरा उसको नहीं मिलेगा, फाइनली जहां माल पहुंचा और काम में लिया गया उस स्टेट को जीएसटी में हिस्सा मिलेगा, SGST का हिस्सा मिलेगा, ठीक है। The interstate suppliers in the exporting state is allowed to set off the available credit of IGST
CGST and SGST, UTGST in that order against IGST payable on interstate supply made by him. इसका मतलब ये है कि भाई जो भी मान लो राजस्थान से, जैसे अभी पिछले एग्जांपल में मैंने बताया राजस्थान से माल को बेचा गुजरात, तो जो अगर स्टेट से बाहर माल जा रहा है तो इस पे क्या लगेगा, IGST लगेगा ना। अब इस IGST के पेमेंट में ये राजस्थान वाला सप्लायर अगर इसने पहले से कोई IGST पेमेंट किया है इनपुट पे, या फिर CGST पेमेंट किया, या फिर SGST पेमेंट किया, इनमें से किसी की भी क्रेडिट ये यूज कर सकता है इस IGST को पे करने में। यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है, मैंने समझाया था कि जो आउटपुट लायबिलिटी है, यानी जो माल बेचा है हमने और उस पर हमको जो सरकार को टैक्स देना है, और माल जो हम खरीद के लाए उस पर हम ऑलरेडी जो सरकार को टैक्स दे चुके, तो दिए हुए टैक्स का देने वाले टैक्स में से डिस्काउंट ले लेंगे और बचा खुचा टैक्स सरकार को दे देंगे। तो ये 3 टाइप के टैक्स होते हैं, IGST, CGST, SGST। IGST अगर पेमेंट करना है आपको आउटपुट में, तो उसमें आप इन तीनों में से किसी की भी क्रेडिट काम में ले सकते हो। देखो क्रेडिट किसकी काम में किस में ले सकते हैं, इस पे आगे पूरा चैप्टर है। अभी ये समझो कि IGST के पेमेंट में या तो IGST की क्रेडिट काम में ले लो, या CGST के ले लो, या SGST के ले लो, तीनों की ले सकते हो, कोई भी बंदी से नहीं है, ठीक है। The buyer in the importing state is allowed to avail the credit of IGST paid on interstate purchase made by him. Thus, unlike the earlier scenario where the credit chain used to break in the case of interstate sale on account of non-weightable CST, under GST regime there is a seamless credit flow of the in case of interstate supply too. तो वही बात बोल रहा है कि भाई जो देखो यहाँ पे अपन फिर से उसमें चलते हैं अपना, जो राजस्थान वाले ने IGST लगा के गुजरात वाले को बेचा, तो गुजरात वाला अब इस IGST जो कि ये इस पे पेमेंट करके आया राजस्थान वाले को, इसका क्रेडिट ले सकता है। यानी अब क्रेडिट को लेने में कोई भी समस्या नहीं है, कितनी स्टेट से माल जा रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले जमाने में ये दिक्कतें थी कि दूसरे स्टेट में माल बिकता था तो उस पर CST लगता था, CST का क्रेडिट वेट से नहीं ले पाते थे। तो ये वाली प्रॉब्लम पहले थी कि CST और वेट का क्रेडिट आपस में नहीं काम में ले सकते थे, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम हट चुकी है। GST का क्रेडिट चाहे कितने स्टेट में से जाओ, चाहे माल कहीं जाओ, ले सकते हैं आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। Okay. The revenue of interstate sale does not accrue to the exporting state, and the exporting state transfer to the center the credit of SGST, UTGST used in payment of IGST. The center transfer to the importing state the credit of IGST used in payment of SGST, UTGST. The seamless flow of credit under GST in case when intra-state and interstate supply can be better understood with the help of following example. Example नीचे दिया हुआ, example नहीं देखेंगे, मैं बताता हूँ ये क्या बोलना चाह रहा है। वो मैंने बोला था कि भाई माल जो है वो राजस्थान से गुजरात में गया, ठीक है, तो जाएगा तो उस पर क्या लगेगा, IGST। अब बोलने वाली बात यही है कि भाई ये जो IGST है ये कुछ नहीं है, इसमें SGST और CGST का हिस्सा मिला हुआ है, ठीक है। SGST और CGST का हिस्सा दोनों मिला हुआ है, दोनों को मिला के क्या बोल दिया हमने, IGST। तो इसमें जो SGST का कंपोनेंट है ना, ये उस स्टेट को मिलेगा जहां पे माल लास्ट में गया और काम में लिया गया। जैसा कि हमने हमारे केस में देखा कि कंप्यूटर राजस्थान से चला और फिर राजस्थान से चलते 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 गुजरात पहुंचा और गुजरात में काम में लिया गया। तो ये IGST में जो SGST कंपोनेंट है ना, वो किसको मिल जाएगा, गुजरात को, और बाकी वाला CGST ये रख लेगी सेंटर। यानी IGST का आधा आधा कर देते हैं, IGST बटा 2, तो आधा आधा तो 1/2 तो ले जाएगी सेंटर गवर्नमेंट यानी मोदी जी, और 1/2 वो स्टेट ले जाएगी जहां पे माल लास्ट में गया और कंज्यूम किया गया। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। GST पूरी पढ़ाई जाएगी, टैक्स पूरा पढ़ाया जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिलेशन सब कुछ, तो सब्सक्राइब उसके लिए कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।